शुक्रिया शुक्रिया राजीव जी। हाँ देखिए, आज का जो चुनाव परिणाम है बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाला है और लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है। और बहुत लोगों के लिए समझने का है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हैं। मगर चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हैं, जनता का जो रुझान है, जो रुख है, जनता जिस धारा में वोट कर रही है उस धारा को हम पहचाने तो जनता ने सही वोट किया है। जनता ने जम्मू कश्मीर में जिस धारा से वोट किया उसी धारा से यहां भी हरियाणा में भी वोट किया। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला दे तो 40% से 23 और 11, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन बम्पर वोट परसेंट वहां दिखता है। तो वोट की जो धारा है वो हरियाणा में कम नहीं है, बदली हुई है। जनता की धारा जो है वो सत्ता बदलने वाली ही थी, लेकिन सत्ता नहीं बदल सकी। इसके कई कारण दिख रहे हैं। एक कारण वो है जो शिकायत के तौर पर चुनाव आयोग के पास पहुंच रहे हैं, जिसमें पानीपत है, जिसमें नारनौल है, जिसमें हिसार है, और यहाँ ईवीएम का 99% रिचार्ज होना, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर चुनाव आयोग से पहले भी सवाल पूछे गए हैं, आज तक मौन है और अब भी पूछे जाएंगे, जाने हैं कि आखिर कैसे ऐसा होता है कि कोई ईवीएम मशीन 99% रिचार्ज अवस्था में होता है और उस मशीन में सिर्फ बीजेपी को ही 60-70% वोट्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम इस पर नहीं अटकते हैं। और इससे आगे देखें तो कांग्रेस, ये हम कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में दिखा वो इंडिया गठबंधन हरियाणा में नहीं दिखा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी थी तो कांग्रेस वहां जुड़ गई तो इंडिया गठबंधन हो गया। तो कांग्रेस अगर हरियाणा में बड़ी पार्टी थी तो छोटी पार्टियां क्यों नहीं जुड़ी कि यहां भी इंडिया गठबंधन हो जाता। राहुल गांधी ने तो ऐसा विचार रखा भी था, लेकिन वो नहीं हुआ। एक मुझे लगता है ये बड़ा ड्रॉबैक है, ये मध्य प्रदेश में भी था, यहां भी है इसकी। लेकिन ये वो कारण है जो आमतौर पर हार के बाद गिने जाते हैं। लेकिन इस फैक्टर के रहते हुए भी हम कहेंगे अकेले भी कांग्रेस सक्षम थी और जनता ने वोट किया और ये चुनाव कांग्रेस जीत रही थी। इसके बावजूद कि वो सारे फैक्टर हम गिनाए तो और अच्छा होता वाली बात होती, लेकिन उन फैक्टर्स को हटा भी दें तो कांग्रेस हार नहीं रही थी चुनाव। या फिर बहुत लोग पार्टी के नेताओं की लड़ाई वगैरह बोल रहे हैं, कुमारी शैलजा को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, या हुड्डा को भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने चुनाव को जाट वर्सेस अदर कर दिया। ये सारी चीजों को मैं नहीं मानता। अगर पॉइंट वाइज देखें तो हुड्डा की वजह से, माने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से ये चुनाव जाट गैर जाट हो गया। अगर होता तो 39% वोट नहीं मिलते जी। इलाकाई कुछ जगह पे ऐसा होता है, वो चुनाव की विशेषता होती है, लेकिन ओवरऑल नहीं होता है। और नेता का आपस में लड़ना झगड़ना ये तो इतना मामूली फैक्टर है कि ये इतना बड़ा नहीं होगा कि चुनाव परिणाम इस तरह से बदल जाएगा कि सुबह में। देखिए, एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुझे दिग्विजय सिंह की वो ट्वीट याद आ रही है जब उन्होंने किया था ट्वीट और बताया था कि मध्य प्रदेश में जो बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस आगे रही तो ईवीएम में पीछे क्यों रही। यह सवाल जो उन्होंने उठाया था उस समय, उस सवाल को खुद कांग्रेस के नेताओं ने आगे नहीं बढ़ाया। आज वही सवाल फिर से है कि जब बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस 74 सीट जीत रही थी और बीजेपी 10 पर आ रही थी, तो ईवीएम की गिनती में ऐसा कैसे हुआ कि बीजेपी 48 या 49 पहुंच गई और कांग्रेस 35-36 पर पहुंच गई।
ये बिल्कुल एक ऐसा सवाल है जिसको हम अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी रुझान, सैंपल तो सैंपल होता है। बैलेट पेपर में इस तरह से धारा नहीं बदल सकती कि 74% वाला 35-36 पर आ जाए और 10 वाला 49 पर चला जाए। ये जो रिजल्ट आया है ये स्वीकार्य नहीं लगता है, अविश्वसनीय लगता है, बहुत लोगों को लगता है, हमें भी लगता है। अब हम ये भी देखें कि इस चुनाव के जो नतीजे होंगे, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आमतौर पर कहा जाएगा भाई जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बेईमानी कर लिया, भाई ईवीएम में अगर ऐसा है यहीं पर क्यों किया। अब देखिए, दो चीजें नरेंद्र मोदी की सियासत इसको साथ रही है। एक तो जम्मू कश्मीर में वो इंटरनेशनली भी बताएंगे कि हमने वहां शांति लाई, हमने लोकतंत्र को लाया, और जम्मू कश्मीर में देखिए हमारे विरोध वाली भी सरकार बनी, नो प्रॉब्लम, हम डेमोक्रेसी के पुजारी हैं। और यहाँ हरियाणा में उन्होंने कांग्रेस को मात दे करके ये इन प्रकार तरह तरह के तिल तिकड़म करके जो मात दी है, उससे उनके ऊपर जो आंतरिक दबाव था बीजेपी अध्यक्ष का, या फिर नेतृत्व बदलने का, या फिर 75 साल के पूरे हो गए नेतृत्व छोड़ने का, या फिर आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसमें राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो वेव अपोजिशन और कांग्रेस क्रिएट कर रही थी, इस अपोजिशन से लड़ने का, भाई इन सब का इलाज क्या था? इन सब का इलाज था कि हरियाणा को कैसे भी जीतो, और हरियाणा को उन्होंने कैसे भी जीत करके पूरे देश की राजनीति का नैरेटिव ही बदलने का प्रयास किया है। और हम ये कहेंगे कि एक किसी समय में जर्मनी में कोई हिटलर हुआ था, उसको वहां की जनता बदल नहीं सकी थी, भाई वो जब पूरी दुनिया पर खतरा बना तो दुनिया ने उसको खत्म किया। लेकिन हम ये कोई कंपेयर नहीं करना चाहते यहां से, लेकिन इस उदाहरण से हम ये कह रहे हैं कि वो कौन सा तरीका होगा जो ऐसी तानाशाही से, जिसमें चुनाव आयोग पर क्यों उंगली उठ रही है? चुनाव आयोग, भाई आप राम रहीम को छोड़ देते हैं, चुनाव आयोग ने छोड़ा ना, किसी और ने तो नहीं छोड़ा। चुनाव आयोग भाई बीजेपी को अपील करती है तो आप इलेक्शन का डेट बढ़ा देते हैं, कांग्रेस अपील करती तो आप सुनवाई नहीं करते किसी बात पर। चुनाव आयोग का पक्षपात जो हर जगह दिखता है और वो संस्था के पॉकेट में नजर आता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कैसे लड़े? केंद्रीय एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट, मीडिया सब यूनाइट हो जाए तो अपोजिशन कैसे लड़े, कौन सा तरीका अपनाए? ये तरीका इवॉल्व करने की कोशिश जो राहुल गांधी ने की थी, अब एक बार फिर रीथिंक का पॉइंट आ गया है। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैंने लिखा भी था कि बांग्लादेश में भी तो चुनाव जीत जाती थी शेख हसीना, बिल्कुल। तो चुनाव जीत जाना डेमोक्रेसी थोड़े है, या चुनाव हार जाना भी ये नहीं है कि जनता का साथ छूट गया, जनता ने वोट किया है। यहीं पर मैं रोक